नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदा घर के आज के इस नए वीडियो में, नए सवाल जवाब के एपिसोड में। आज 16वां सवाल जवाब का एपिसोड है और आप लोगों के सवालों के साथ आज हम लोग दोबारा आपके सामने हैं। और जो भी सवाल आप लोगों ने कमेंट में पूछा था, पिछले लाइव सेशन के दौरान कुछ सवाल रह गए थे, उनमें से कुछ सवाल इस सेशन में हम लोग लेंगे, इस एपिसोड में कवर करेंगे। आप लोग अपना प्रोत्साहन इसी तरीके से बनाए रखें। यदि आपने अपने चैनल सौदा घर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। इससे फ़ायदा ये है कि लगातार आपको घर बैठे तमाम जानकारियां मिलती रहेंगी और जहां भी आपने प्रॉपर्टी खरीदा है या फिर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, वहां के वर्क प्रोग्रेस भी आपको लगातार मिलते रहेंगे। और आप में से जितने लोगों के मन में कुछ दुविधा चल रही है तो उसे भी आप कमेंट में पूछना ना भूलें, क्योंकि अब आने वाले समय में आपके सवालों का जवाब हम लोग YouTube के शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से लाने वाले हैं। यानी कि आपके सवाल के जवाब के लिए आपको एक हफ्ते का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। हर दिन या अल्टरनेट डेज पे आपके सामने आप द्वारा पूछे हुए सवाल का जवाब शॉर्ट में 1 मिनट के अंदर हम लोग देने की कोशिश करेंगे। और ऐसे सवाल, जैसा कि मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है, जिस पे वीडियो बनाने की ज़रूरत है, बड़े वीडियो में जिसे समझाने की ज़रूरत है, वो तो आप लोगों तक लगातार आ ही रहा है। चाहे वो वर्क प्रोग्रेस हो, प्रोजेक्ट रिव्यू हो, सैंपल फ्लैट हो या फिर रोड कनेक्टिविटी हो। कुछ और जानना है, कुछ और ऐसी चीज़ें जो आप चाहते हैं सौदा घर इस तरीके से इन सब चीज़ों को भी कवर करे, तो भी आप हमें सुझाव देना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल लेते हैं अनिकेत गुप्ता जी का। इन्होंने सवाल किया है, आई हैव रिसेंटली टेकन होम लोन, आई हैव डन माई एग्रीमेंट, जस्ट वांटेड टू नो प्रोसेस इन महाराष्ट्र, विल देयर बी एनी सेल डीड आफ्टर पोजेशन और आई शुड कंसिडर दिस एग्रीमेंट एज फाइनल वन। आई एम आस्किंग दिस बिकॉज बैंक इज एक्सपेक्टिंग ए सेल डीड फ्रॉम बिल्डर। देखें, पहले तो ये चीज़ आप समझ लें, जैसा कि हमने लास्ट या फिर पिछले सवाल जवाब के सेगमेंट में आप लोगों को बताया है कि एग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड में फ़र्क क्या है, तो वो आप डिटेल में देख सकते हैं। सरसरी तरीके से अगर हम समझें तो सेल डीड यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसका पोजीशन हो चुका है और रेडी पोजीशन आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो डायरेक्ट वो सेल डीड होता है। यानी कि आपको जितनी चीज़ें प्रॉमिस की जा रही हैं वो लगे हाथ डिलीवर की जा रही हैं एक तय सीमा में, और उसी तय सीमा के अंदर आप वो पैसा दे रहे हैं। यानी कि वो प्रॉपर्टी रेडी है, महीने 1.5 महीने के अंदर आप पूरा पैसा फ्लो करने वाले हैं सेलर के पास, चाहे वो बिल्डर हो या फिर कोई इंडिविजुअल सेलर हो। वो पैसा उसके पास जा रहा है आपके ओन कंट्रीब्यूशन प्लस लोन को मिला के, और वो प्रॉपर्टी हैंडओवर कर रहे हैं। उस केस में आपका सेल डीड होता है। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन में है और जिस तरीके से उसका कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ेगा, यानी कि जिसे बिल्डर अपने टर्म्स में CLP बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान, तो जिस तरीके से उसका कंस्ट्रक्शन आगे प्रोग्रेस हो रहा है उसी तरीके से आपका डिसबर्समेंट भी आएगा, जो कि बुकिंग के टाइम पे आपको बता दिया जाता है कि किस स्लैब पे कितना पेमेंट आपको देना है। यानी कि मान लीजिए 3rd स्लैब आ रहा है तो वहाँ तक का कितना डिमांड होगा ये आपको बुकिंग के टाइम पे ही मिल जाता है। यदि नहीं मिल रहा है या आपको क्लैरिटी नहीं है तो आप बुकिंग से पहले इसको समझ लें। तो ये जो चीज़ें हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आपको अपना पेमेंट करना है जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ रहा है। इस केस में वो प्रॉपर्टी रेडी नहीं है और उस केस में आपका सेल डीड नहीं किया जा सकता है, एग्रीमेंट टू सेल होता है। और उसमें यही सारे टर्म्स और क्लॉजेस भरे होते हैं कि किस किस स्थिति में आपको पैसे देने हैं, किस स्थिति पे आपको पेनल्टी लगेगी, किस स्थिति में बिल्डर आपको रीपेमेंट करेगा अगर उसकी पोजीशन डिले होता है। इन सब चीज़ों का पूरा खाका तैयार किया जाता है, वही आपका एग्रीमेंट टू सेल होता है। तो आपने जैसा पूछा है कि बैंक को चाहिए एग्रीमेंट टू सेल, तो अगर वो पोजीशन नज़दीक है तो बिल्डर पोजीशन देने के बाद, यानी कि उसके पास OC आता है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। इसके थोड़े और पृष्ठभूमि को समझते हैं। मान लीजिए वो प्रॉपर्टी में 30 ऐसे डिपार्टमेंट से सैंक्शनिंग ली गई है जो कि मैंडेटरी था। अब ये 30 डिपार्टमेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से मल्टीपल अथॉरिटीज़ होती हैं जिनसे आपको अप्रूवल लेना होता है। ये नंबर वेरी कर सकते हैं, जिसमें एयरफोर्स है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, आपका कलेक्टर है, एनवायरनमेंट क्लियरेंस है।
ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको फायर एनओसी हुआ, ये सब चीज़ें आपको रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से लेनी होती हैं जब आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। अब जब प्रोजेक्ट डिलीवर हो गया तो ये सारी चीज़ों को स्क्रूटनाइज किया जाता है, क्या ये उसी तरीके से हैं जिस तरीके से सैंक्शनिंग ली गई थी या फिर उसमें कुछ अल्टरेशन किया गया है। यही कारण है जब आप बिल्डर से कोई अल्टरेशन कहते हैं सोसाइटी फॉर्म होने के पहले या फिर ओसी आने के पहले, यानी कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आने के पहले, तो बिल्डर ऐसे किसी भी अल्टरेशन को एंटरटेन नहीं करता है जिससे कि ओसी मिलने में समस्या आए या फिर उसको अंडर टेबल कुछ पैसा अथॉरिटीज़ को खिलाना पड़े। इस वजह से जैसे आप देखते होंगे कि अगर आपको डोर का डायरेक्शन चेंज करना है, किसी वॉल को ब्रेक करना है, तो ऐसे किसी भी बड़े अल्टरेशन को बिल्डर नहीं अप्रूव करते हैं। सोसाइटी का एक बार ओसी आ गया तो जो रिमूवेबल वॉल वगैरह हैं या कुछ ऐसे अल्टरेशन हैं जो आसानी से किए जा सकते हैं, उसके बाद ही आप उसे कर सकते हैं। रही बात इलेक्ट्रिक पॉइंट वगैरह की, उसमें थोड़ा बहुत अल्टरेशन वो ओसी आने के पहले ही भी कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक पूरा डिटेल में ब्यौरा दे दिया। इसमें आपके सवाल से अनिकेत जी काफ़ी लोगों को हेल्प मिलेगा कि उनके मन में इससे जुड़ी जितनी भी दुविधा है वो दूर हो जाए। फिर भी कुछ बचता है तो आप लोग कमेंट में लिख के ज़रूर पूछें। हाँ, एक चीज़ और, ज़रूरी नहीं है कि हर केस में आपको सेल डीड किया जाए पोजीशन मिलने पे। कई बार वहाँ पे बिल्डर आपको पोजीशन लेटर इशू करता है ओसी के साथ, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के साथ, यानी कि वो उतना ही मान्य है जितना सेल डीड। तो अगर वो रेडी प्रॉपर्टी है, रीसेल में आप ले रहे हैं, तो सेल डीड तुरंत हो जाता है। अंडर कंस्ट्रक्शन में है तो एग्रीमेंट टू सेल होगा। पोजीशन के टाइम पे आने पे सेल डीड या फिर आपको पोजीशन लेटर ओसी के साथ मिल जाएगा। और ये सारी चीज़ें बैंक को भी अप्रूव्ड रहती हैं, उसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अविनाश कुमार जी ने पूछा है, इफ एग्रीमेंट एंड कॉस्ट शीट सेज वन कवर्ड पार्किंग इंक्लूडेड, does that mean they can't charge extra letter or any other way builder can fool buyers? Covered parking means car parking only or they can say it was for two wheelers? बड़ा अच्छा सवाल पूछा अविनाश जी आपने। देखें, एग्रीमेंट में अगर कोई चीज़ लिखी गई है उसके पहले हमें ये समझना है कि इसके लिए नॉर्म्स क्या हैं। जब से रेरा आया है ये चीज़ है, और रेरा के पहले भी बहुत से ऐसे पॉइंटर्स थे जो इस चीज़ को बिल्कुल साफ कर देते थे कि किस तरीके से पार्किंग को रखना है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि जब भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसके साथ एक पार्किंग आपको मिलती है। अब वो पार्किंग सेमी कवर्ड हो सकती है या कवर्ड हो सकती है। अब ये मैंडेटरी है कि अगर आप किसी को घर दे रहे हैं तो उसको एक 4 व्हीलर पार्किंग देना अनिवार्य है। हो सकता है कि उस पार्किंग में इतना स्पेस हो कि वहाँ पे आप 1-2 2 व्हीलर भी पार्क कर सकें, पर वो 4 व्हीलर की ही पार्किंग होती है। अब हम इसको थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं कि अगर ऐसा है तो बिल्डर पार्किंग के नाम पे पैसे क्यों मांगते हैं। देखिए, बिल्डर कभी भी पार्किंग के नाम पे डायरेक्ट पैसे नहीं मांगते। जहाँ पे भी आपको सुनने में आ रहा है वो सिर्फ आपको सेल्स के टाइम पे, पिचिंग के टाइम पे बोला जाता है, लेकिन कभी भी वो डॉक्यूमेंटेड नहीं होता है कि पार्किंग के नाम पे ये पैसा आपसे लिया गया है। उसका एक लमसम कॉस्ट आपसे लिया जाता है, और कई वीडियो में हमने इसको विस्तृत रूप से आपके सामने रखा भी है। यानी कि उसे आईडीसी चार्ज के रूप में लिया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट चार्ज, जिसमें सोसाइटी फॉर्मेशन, क्लब हाउस, मेंटेनेंस में बात कर रहा हूँ, जो वन टाइम आपका कॉर्पस जाता है, कई बार उसको भी आईडीसी में जोड़ देते हैं। नहीं तो सोसाइटी फॉर्मेशन के नाम पे या वन टाइम आपका कुछ कॉर्पस फंड है वो भी कई बार आईडीसी में वो लोग लेते हैं। पर बिल्डर टू बिल्डर ये वेरी करता है। कई बार ये टोटल कॉस्ट के बाद ग्रैंड टोटल से पहले उसे ऐड कराया जाता है, जो कि आपको पोजीशन पे देना होता है। तो ये आईडीसी के नाम पे एक मुश्त पैसा आपसे ले लिया जाता है, जिससे कि आपको वो प्रॉपर्टी तय सीमा में जब आपको दे रहे हैं तो उसमें एक पार्किंग इंक्लूडेड हो। पर ये अनिवार्य नहीं है कि उसमें कवर्ड ही रहे या 2 कार पार्क रहे। हाँ, आप एक्स्ट्रा पार्किंग खरीद सकते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा खरीद रहे हैं तो बिल्डर उसको बेच भी सकता है अगर उनके पास एडिशनल पार्किंग है तो इसलिए देखिए, अब बिल्डर तो आपने जो एक चीज़ पूछा है कि बिल्डर आपको कहीं बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है बायर्स को, तो
एक अलग तरीके से कह सकते हैं, बिल्कुल बिल्डर फ्री में आपको कुछ भी नहीं दे रहा, आप ये मान के चलिए। भले वो पार्किंग के नाम से आपसे पैसा भले ही ना ले रहा हो, पर पार्किंग का पैसा वो आपसे ले रहा है किसी ना किसी तरीके से। तो ये चीज़ आप साफ कर लें। और हाँ, अगर वो 2 BHK है तो उसमें 2 व्हीलर पार्किंग नहीं देंगे। कुछ ऐसे इन्वेंट्रीज होते हैं जो छोटे फ्लैट, जैसे आपका स्टूडियो अपार्टमेंट है 1 BHK, वहाँ पे बिल्डर को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि उसे कम प्राइस में बेचने के लिए वो 2 व्हीलर पार्किंग के साथ उसको आपको ऑफर कर सकता है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं पार्किंग 4 व्हीलर की, वो एक्स्ट्रा चार्ज देके 1 BHK के साथ या स्टूडियो अपार्टमेंट के साथ भी 4 व्हीलर की पार्किंग ले सकते हैं, अगर बिल्डर के पास अवेलेबल है और बिल्डर आपको ऑफर कर रहा है। तो आशा करते हैं अविनाश जी आपके सवाल का सही जवाब मिल गया होगा। आगे चलते हैं। अमित जाधव जी ने पूछा है, विच इज़ बेटर फॉर टेरेस और बैल्कनी। अच्छा, थोड़ा सवाल आपका अलग तरीके का है। विच इज़ बेटर फॉर टेरेस और बैल्कनी, ग्लास रेलिंग और स्टील रेलिंग, स्पेशली फॉर हाई फ्लोर्स। देखें, जहाँ तक मैं आपके सवाल को समझ पा रहा हूँ, आप बात कर रहे हैं टेरेस से लगा हुआ जो रेलिंग दिया गया है वो क्या अच्छा रहता है, ग्लास के जो पैनल्स लगे होते हैं वो, या फिर जो आपका लोहे का स्टील का जो लगा होता है वो। तो देखें, अगर आप हाई राइज में, जैसा आपने मेंशन किया, हाई राइज में आप ले रहे हैं, तो जो ग्लास यूज़ होते हैं वो नॉर्मल ग्लास नहीं है, यानी कि साधारण भाषा में समझें तो कच्चा ग्लास नहीं होता है, ये टफ एंड ग्लास होता है। टफ एंड ग्लास यानी कि जो साइज है उसका वो पहले कट कर लिया जाता है और भट्ठी में उसे एक निश्चित टेम्परेचर पे गर्म करके फिर ठंडा किया जाता है। इससे वो अगर आप देखें तो जल्दी वो क्रैक नहीं हो सकता है, और अगर क्रैक भी होगा तो वो आपको हर्ट नहीं करेगा, वो उसके छोटे छोटे पार्ट हो जाएंगे। तो इस वजह से जितने भी पैनल वो वहाँ पे यूज हो रहे हैं वो टफ एंड है, तो उसकी काफ़ी ज़्यादा मजबूती होती है। लेकिन हाँ, उस पैनल जो ग्लास लगा है वो कहाँ पे होल्ड कराया जा रहा है, उसमें कितने इस तरीके के ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, ये देखना आपके लिए ज़रूरी है। पर सेफ्टी के मामले में आप समझें तो वहाँ पे ब्रिक वर्क करके जो पूरा स्टील का स्ट्रक्चर या फिर लोहे का जो पूरी रेलिंग लगाई जाती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, भले उसका एलिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना अच्छा व्यू ना आता हो, क्योंकि नॉर्मली ग्लास के पैनल इसलिए लगाए जाते हैं जिससे कि उसका व्यू और जो एलिवेशन का एक अच्छा खासा दूर से आपका व्यू दिखाया जाता है ब्रोशर वगैरह में, उसी तरीके से आए, इस वजह से भी ज़्यादा यूज किया जाता है। पर उसमें कोई समस्या ऐसी खास नहीं रहती है कि उसके जो स्ट्रेंथ है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो। लेकिन अगर वो प्रॉपर उस पर कॉन्क्रीट वर्क यानी कि RCC हुआ हो और उसके ऊपर लोहे का पूरा रेलिंग हो तो वो ज़्यादा सेफ है, ज़्यादा ड्यूरेबल है आपके लिए। तो अगला सवाल ले लेते हैं। सीजू जी ने पूछा है, हाउ मच इज द सेटबैक और मार्जिनल स्पेस टू बी लेफ्ट ऑन PMRDA अप्रूवल NA प्लॉट्स। देखिए सीजू जी, ये डिपेंड करता है कि वो प्रोजेक्ट कौन सा है, उसकी सैंक्शनिंग किस तरीके से ली गई है, और जो FSI वहाँ के जोन में आता है उसको कैसे यूटिलाइज करना है। तो बिल्डर आपको इसका इन्फॉर्मेशन दे देता है। अगर लमसम आप पकड़ें तो मिनिमम 5 फीट का आपको मार्जिन देना ही होता है साइड वॉल से, और फ्रंट से अबाउट 10 फीट का स्पेस छोड़ना होता है। और बैक साइड में अगर मान लीजिए वहाँ पे कुछ ग्रीन पैच है, यानी कि कोई ट्री वगैरह लगा हुआ है जिसकी साइज़ ऑलरेडी काफ़ी बड़ी है, जो कि मूव नहीं की जा सकती है, तो वहाँ से जहाँ पे वो ट्री है वहाँ से 10 फीट आपको छोड़ना होता है। तो ये एक आप मिनिमम पैमाना समझ के चलिए कि ये आपको छोड़ना ही पड़ता है। कई बार ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी भी करता है, हो सकता है आपको ज़्यादा मार्जिन भी छोड़ना पड़ जाए क्योंकि वहाँ का FSI कम हो, या फिर बिल्डर ने वहाँ पे ऑलरेडी प्लान सैंक्शन करा लिया हो। तो जिस हिसाब से उसने FSI को कंज्यूम किया होगा उस हिसाब से वो आपको लेआउट भी दे देंगे और उसी हिसाब से आपको फिर कंस्ट्रक्शन करना होगा। यदि किसी ने उस स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं किया है तो वहाँ की जो रेस्पेक्टिव बॉडी हैं, चाहे वो कॉरपोरेशन हो या फिर ग्राम पंचायत हो, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। उस जोन में जो भी जाने माने आर्किटेक्ट हैं वो भी आपको इस बारे में सुझाव दे सकते हैं। पर मिनिमम आप ये मान के चलिए कि 5-5 फीट का मार्जिन देना होता है और फ्रंट से 10 फीट का मार्जिन आपको छोड़ना है, क्योंकि जिससे जो आपका मेंटेनेंस वर्क है वो आप चारों तरफ से आसानी से कर सकें। यानी कि आपके बगल में भी जो इंसान कंस्ट्रक्शन करने जा रहा है वो भी 5 फीट का मार्जिन दे रहा है, तो कहीं ना कहीं 10-11 फीट का मार्जिन आपके स्ट्रक्चर, दोनों स्ट्रक्चर के बीच में आ रहा है। इसके कई फ़ायदे हैं, ना सिर्फ मेंटेनेंस बल्कि लाइट वेंटिलेशन भी अच्छा हो जाता है।
व्यू के हिसाब से भी अच्छा हो जाता है, और अगर इस तरीके से कंस्ट्रक्शन किए गए हैं तो उस पर्टिकुलर सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कंजेशन भी नहीं रहता है। तो ये आपको हर तरीके से फ़ायदा ही पहुंचाने वाली चीज़ है। कई बार एनए प्लॉट्स में ऐसा होता है कि बहुत कम एनए प्लॉट हैं तो उनके रेट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और कंस्ट्रक्शन सालों साल चलता रहता है, 10 साल 15 साल तक चलेगा, क्योंकि बहुत से इन्वेस्टर भी वहाँ पे प्लॉट लेके छोड़ देते हैं। तो आप घर खरीदने से पहले, प्लॉट खरीदने से पहले एक बार अपने मन में उठ रहे तमाम सवालों को शांत जरूर करें। आप तमाम वेबसाइट्स पे या फिर जो भी आपको उससे रिलेटेड लगता है जहाँ से इंफॉर्मेशन मिल सकता है, आप वहाँ पे भी विज़िट कर सकते हैं। और एक आसान तरीका है, आप दिए हुए नंबर पे या फिर जो हमारा डायरेक्ट व्हाट्सएप का लिंक है उसे प्रेस करके आप अपने दुविधा को, अपने मन में उठ रहे तमाम तरंगों को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशंस रहेगी उसके साथ हम आपको गाइड जरूर करना चाहेंगे। आगे चलते हैं। राकेश मोरे जी ने पूछा है, यू आर डूइंग वेरी कमेंडेबल जॉब फॉर द पीपल हु आर इन्वेस्टिंग देयर मनी इन रियल इस्टेट। माई क्वेश्चन इज लोहेगांव प्रपोज रेजिडेंशियल जोन बाई PMC पुणे? काइंडली गिव योर इंफॉर्मेशन, थैंक्स इन एडवांस। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद राकेश मोरे जी। और आप लोग ये जो सवाल पूछ रहे हैं ये आपके साथ साथ आप जैसे दुविधा रखने वाले लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा है कि उनकी दुविधा घर बैठे दूर हो जाए, और यही सौदा घर का मकसद भी है। देखें, किसी भी कॉरपोरेशन लिमिट में अगर कोई प्लॉट है तो आर जोन तब डिफाइन होता है अगर वो लैंड कल्टीवेशन वहाँ पे नहीं हो सकता है या फिर वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ चुकी है, तो ही उसे आर जोन में प्रपोज किया जाता है। प्रपोज्ड कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि सैंक्शनिंग हो। प्रपोज्ड यानी कि ऐसा कुछ होने वाला है, उस पे अथॉरिटीज़ ने कुछ सर्वे कराया है या किसी अथॉरिटीज़ के किसी रिप्रेजेंटेटिव ने ऐसे बयान दिए हैं या पॉलिटिशियन ने ऐसा आपको प्रॉमिस किया है, उसके बाद इस चीज़ को प्रपोज्ड कहा जाने लगता है कि ये प्रपोज्ड हुआ है। पर प्रपोज्ड होना कोई सैंक्शनिंग नहीं है। तो अगर वो आर जोन में है यानी कि वो सैंक्शन हो चुका है, उसे अप्रूवल मिल चुका है। अगर नहीं मिला है तो ऐसी किसी प्रपोज चीज़ पे ज़्यादा भरोसा मत करिए जब तक कि उस पर कोई प्रॉपर लेटर या उस पर कोई सैंक्शनिंग की ऐसी इस तरीके की आपके पास इंफॉर्मेशन ना आई हो जो प्रूव कर सके कि हाँ अब ये आर जोन में होगा या यहाँ पे रास्ता जाएगा या यहाँ पे मेट्रो जाएगा। ऐसी तमाम चीज़ें आप लोगों के सामने बिल्डर बेचने की मकसद से आपके सामने रख देते हैं, एज ए USP रख देते हैं कि ये आर जोन में डिक्लेयर हो चुका है, यहाँ से 150 फीट का रास्ता जा रहा है, यहाँ पे मेट्रो लाइन बन रही है। तो इस पे बहुत ज़्यादा भरोसा मत करिए। यदि आपको वो कुछ लेटर दिखा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हो चुकी हैं, बस कुछ एकाध प्रोसेस ऐसा है जो कि काफ़ी लंबा खिंचता है, इस वजह से रुका हुआ है, उस पर आप थोड़ा भरोसा जता सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को, जैसे रोड के मामले में तो कई बार ये होता है कि रोड आपको दिखा दिया जाता है कि इस हिस्से से जाएगा, भले उसमें कुछ डिले हो, लेकिन जब आर जोन डिक्लेयर करने की बात है तो जब तक वो डिक्लेयर ना हो जाए तब तक उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा मत करिए, क्योंकि प्रपोज्ड आर जोन करके बहुत सारे स्कीम बेचे गए हैं, बहुत से प्लॉटिंग बेचे गए हैं। अगर आपको लोकेशन स्ट्रेटेजिक लग रहा है, आप जैसा चाहते हैं वैसा लग रहा है, तो बिल्कुल आप वहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। इससे जुड़ी कुछ और जानकारी आपको जाननी है जो आपको लगता है कि अभी भी आपका क्लियर नहीं हुआ है सवाल, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप का डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगा। आशा करते हैं सौदा घर लगातार आप लोगों तक इंटरेक्टिव कंटेंट और ऐसी चीज़ें ला रहा है जो आपको काफ़ी हेल्प कर रहा होगा। यदि कुछ ऐसा है जो हमसे नहीं कवर हो पा रहा है वो भी आप बताएं, कुछ आप हमें मदद कर सकते हैं कवर कराने में, तो भी आप हमसे संपर्क करके ज़रूर बताएं। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।